गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग फिर से वापस अपने जगह पे और इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मैं कुछ लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं इसके पहले क्लास 9 का भी एसएसटी चल रहा है और मैंने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ हम लोगों ने। बाकी के 40 क्वेश्चन सेट में से 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो अभी की क्लास में ये पूरी हो जाएगी। 20 क्वेश्चन हमने आसानी से किया और बहुत शानदार क्वेश्चन किए हुए हैं। फिलहाल भी जो 20 क्वेश्चन अभी होने वाले हैं वो भी बहुत शानदार ही है, जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि संसद में कितने सदन हैं? हमारे भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? क्या 4 सदन हैं, 2, 3 या 5? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको भी पता होगा, 2 सदन है हमारे संसद के। कितने सदन है? 2 सदन। एक लोकसभा और राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा को निचली सदन बोला जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 22, ये 21 था। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है आपके पास 272, 299, 282 और 295। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जिसमें भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उसमें जो सभा हुई थी उसमें टोटल कुल कितने सदस्य थे वहां पे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 299। जी हाँ, भारतीय संविधान को लिखने वाली जो सभा जब बैठी गई थी तो वहां पे टोटल सदस्य कितने थे हमारे पास? 299, 299। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति का आयोग कब गठित किया? अच्छा, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? कब गठित किया? ऑप्शन हमारे पास है इसका 1968, 1969। जी हाँ, 1968, 1969। सी नंबर ऑप्शन है 1979, 1979 और डी नंबर है 1978। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा दूसरी पिछड़ी जाति का जो आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1979, 1979। जी हाँ, 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 24 आपके पास। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन इसका है 5, 6, 7 और 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपको अकॉर्डिंग? देखिए, ये पूछा है भारतीय संविधान में, जो हमारा भारत का संविधान है उसमें से नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा, तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो बहुत बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दिया होगा,
लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 6 मौलिक अधिकार है। आपको पता है 7 मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और ये जो है हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में ये मौलिक अधिकार जो है सो वर्णित है। अब इसमें मौलिक कर्तव्य भी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य वो तो पता है आपको, मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार पूछा आपसे, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 6 टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखिए तो। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, कितने सीट आरक्षित है। ऑप्शन में हमारे पास है, ऑप्शन में है 79, जी हाँ 79, बी नंबर ऑप्शन में है 47, सी नंबर में है 41 और डी नंबर में है 84। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, एक बात ध्यान से देखिए। पूछा है क्वेश्चन में कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, कितने सीट आरक्षित, यानी कि टोटल जो हमारा 543 सीट है। 543 सीट में अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने सीट आरक्षित है उसमें पे। तो पहले तो था 41, पहले 41 था, लेकिन अब जो है वो 47 हो गया। अब कितना हो गया, 47। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 84 पता आपको अनुसूचित जाति के लिए है, 84 जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था, और परीक्षा के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, मैं थोड़ा बहुत जो चीजें जरूरत पड़ती है उस अवसर में उसको मैं कर देता हूँ। अभी आपसे पूछता कि अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 84 होता है आंसर, तो उस केस में 84 हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया वहां पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय संसद के अंग नहीं है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय संसद के अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं मेरे भैया, देखिए पहला दिया हुआ है लोकसभा, दूसरा दिया हुआ है राज्यसभा, तीसरा दिया हुआ है राष्ट्रपति और चौथा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि भारतीय संसद के कौन जो है इसमें से अंग नहीं है। आपको पता है भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा तो है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है। नेगेटिव पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 26 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब 27 की तरफ चलते हैं। इस क्लास के बाद मैं कल फिर आपको 8वीं क्लास की एसएसटी के साथ में मिलूंगा। 8वीं क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में, जहाँ पे मैं कल 50 में से शायद 25 क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और बच्चे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कम कम क्वेश्चन करके मैं डिवाइड करके ही कर रहा हूँ, एक सेट को मैं 2 पार्ट में करके कर दे रहा हूँ, ताकि आपको भी आसान लगे पढ़ने में। और मैं ये गारंटी से बता रहा हूँ, थोड़ी सी आप मेरी चीज़ों को आप पढ़ लो, ठीक है, आपको पेपर में जरूर बेनिफिट दिखेगा। जब वहाँ पे पेपर में बैठोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे जरूर याद आएगी बातें कि सर जो भी ने बताया वो कुछ न कुछ, मतलब जो हम लोग दूसरे जगह से पढ़ते हैं तो अपने बुक से पढ़ के रखे हुए हैं, वहां से ज्यादा कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है, नेगेटिव पूछा यहाँ भी। ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन दिया हुआ इसमें सम्मान जारी करना, सम्मान जारी करना। बी नंबर ऑप्शन में है घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना।
फिर सी नंबर ऑप्शन हमारे पास है किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, जांच करना। और डी नंबर ऑप्शन है आरोपी को सजा देना, आरोपी को सजा देना, सजा देना। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य कौन सा इसमें से नहीं है? तो भैया सम्मान जारी करना ये तो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य है। घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, हाँ ये भी संभव है, ऐसा होता भी है। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना ये भी चीज है। आरोपी को सजा देना ये नहीं हो सकता है, आरोपी को जो सजा देगा वो कोर्ट का काम है भैया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपी को जो सजा देता है वो होता है कोर्ट वाली काम होती है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट करेगी इस चीज को फैसला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए इकोनॉमिक्स पे हम लोग आ चुके हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। पालमपुर, पालमपुर की कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? हमको कमेंट में बच्चे लोग आप बताएंगे कि पालमपुर की कहानी में कौन कौन किरदार निभाए थे, कितने उसमें आर्टिस्ट थे, कितने कलाकार थे जो अपने मतलब वहां पे भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस कहानी के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है आपके पास इसका कुआं, जी हाँ कुआं। बी नंबर में दिया हुआ तालाब, सी नंबर में दिया हुआ नहर, एंड डी नंबर में दिया हुआ नलकूप, नलकूप। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ही है, नलकूप। क्यों? क्योंकि उस गांव में पालमपुर में बिजली की सुविधा हो चुकी थी और उसके थ्रू से लोगों ने नलकूप को चालू कर दिया था। ठीक है, तो इसका पालमपुर में सिंचाई का जो मुख्य साधन था, स्रोत था, वो था नलकूप। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन में है राशन कार्ड कितने तरह के होते हैं? चलिए ये कौन सा बुक में आपने सोचा होगा सर ये तो बुक में कहीं पे मिला ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ जरूर बातें होगी। क्वेश्चन तो आपसे पूछ दिया है। राशन कार्ड, राशन कार्ड कुल कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं? ऑप्शन में ए में है 1, 2, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मेरे ख्याल से लगभग बच्चों को पता होगा। 3 जो हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं सर, इसमें अंत्योदय कार्ड एक होता है, अंत्योदय कार्ड होता है, एपीएल होता है, बीपीएल होता है। ठीक है, तो जनरली जो होता है वो 3 तरह का कार्ड होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही आंसर मारेंगे आप वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 तरह के कार्ड को मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 कंप्लीट हो चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन किसे कहते हैं? 30वां नंबर क्वेश्चन है मानव, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मानव संसाधन, मानव संसाधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या, व्यक्ति, समूह, परिवार। जनसंख्या, व्यक्ति, समूह, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है परिवार। चलिए मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जनसंख्या। क्या होगा भाई? जनसंख्या। अरे जनसंख्या का मतलब जो भी योगी लोग हैं वो तो अब फ्यूचर में कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो एक तरह का संसाधन ही हो गया। ठीक है, तो मानव संसाधन क्या हो गया इसका आंसर? ए नंबर ऑप्शन जनसंख्या। 31 31 हाँ 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान इनमें से कौन सा एक अधिकार देता है? हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान, संविधान कौन सा अधिकार देता है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा राइट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए। काम का अधिकार,
काम का अधिकार। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है पर्याप्त जीविका का अधिकार। पर्याप्त जीविका का अधिकार, जीविका का अधिकार। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह का ये एक मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार एक तरह का ये मौलिक अधिकार हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो आप कौन सा फैसला स्वयं करेंगे? जी हाँ, एक बार क्वेश्चन को और चेक कर लेता हूँ। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? वही बात हो गई, कौन सा फैसला आप स्वयं करेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकेंगे। अपनी पसंद की व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनेंगे। बी नंबर ऑप्शन में है लोकसभा में बहुमत वाली प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देंगे। लोकसभा में बहुमत वाली प्रधानमंत्री को पद से हटा देंगे। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन में आपके पास दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर विचार करेंगे। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर विचार करेंगे। एंड फाइनली जो डी नंबर ऑप्शन है आपके पास वो है मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन करेंगे। मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद की नेताओं का चयन करेंगे। भाई मेरे देखिए बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसका ऑप्शन भी लंबा है, ठीक है। तो आप इरिटेट ना हो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है। नहीं तो ऐसी हमारी कोई शौक नहीं थी कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास ला दो, ठीक है। और ये थोड़ा सा थॉट पे डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत अगर राष्ट्रपति के बारे में आप जान रहे हो तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके पावर के अंदर क्या चीज है, वो तो आपको जानना ही पड़ेगा। बस वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो आप कौन सा फैसला स्वयं करेंगे? क्या आप अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। क्या लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जो अधिक मैंने बहुमत लावे क्या उसको पद से हटा देंगे? ये भी हमारा पावर नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर लेंगे? नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। दोनों सदन में द्वारा पारित किया गया विधेयक जो है उस पर विचार कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति का एक पावर है, ठीक है। दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो हो गया, वहां से जो भी सपोज वहां से कोई कानून बन के आया, लास्ट में आपके राष्ट्रपति के पास आता है सिग्नेचर करने के लिए। अब राष्ट्रपति को अगर पसंद आए या ना आए तो ठीक है कर दिया, नहीं आया वापस उसको भेजता है फिर सदन। और सदन में अगर फिर उसको कुछ सुधारने का कोशिश होता है वहां पे, अगर वो सुधर गया तो ठीक है, नहीं फिर वापस वो लोग जब भेज देता तो अंत में तो इसको करना ही पड़ता है। लेकिन ये इसके पास पावर है कि दोनों सदन में पारित किए गए विधेयक पर वो विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों द्वारा
पारित विधेयक पर विचार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे जाते हैं। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। 33 नंबर क्वेश्चन, भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? अच्छा, भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? ऑप्शन आपके पास असुरक्षा, निर्धनता, असुरक्षा, निर्धनता, सी नंबर में है अपवर्जन और आतंकवाद। अपवर्जन, डी नंबर में है आतंकवाद। आतंकवाद। तो भूखमरी और आश्रय का ना होना मतलब आप भूखे भी मर रहे हो और आपके पास रहने की कोई जगह भी नहीं हो। ये चीज किसको प्रूव करता है? क्या इससे साबित होता है? इससे साबित होता है कि सर आप निर्धनता है, मतलब निर्धन है आप, आपके पास कुछ भी नहीं, आप गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? अच्छा, औजार, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। औजार, मशीन तथा भवन आदि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है उत्पादन, उत्पादक, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, और अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी मतलब स्टेबल, स्टेबल कैप, ये क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर अनस्टेबल, अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी, अनस्टेबल कैपिटल। तो औजार, मशीन तथा जो भवन है ना भैया मेरे, इसको अस्थाई पूंजी के अंतर्गत रखा गया है। स्टेबल का मतलब इसको क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी, स्टेबल कैपिटल के अंदर रखा गया है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर दिया। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे है, भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूमि जो मापते हैं उसको इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास गज, पैमाना, एकड़, हेक्टेयर। गज, पैमाना, एकड़ और हेक्टेयर। तो हम लोग क्या कहते हैं? भूमि जो मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसकी इकाई को क्या कहते हैं? पैमाना तो ये एक तरह का हो गया, ये मापना ही हो गया। तो हम लोग गज भी बोल सकते हैं, एकड़ भी बोल सकते हैं, हेक्टेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने एक में पढ़ रखा है जो वो है हेक्टेयर। हम लोग जो वहां पे वर्ड यूज किए वो है हेक्टेयर, यानी कि भूमि मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? हेक्टेयर कहा जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का प्रतिशत। अच्छा, भारतवर्ष 2011-12 जो यानी कि जनगणना हुआ था उसमें में निर्धनता का प्रतिशत पूछा है आपसे, प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 20%, 21.9, 22.2 और डी है 23। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर 21.9। 2011-12 के जनगणना में जो हम लोगों ने क्वांटिटी किया देखा वहां पे वो निर्धनता का जो परसेंटेज था वो 21.9 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 37 और क्वेश्चन में है, भूमि के पश्चात
का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? भूमि के बाद दूसरा आवश्यक कारक क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37। भूमि के बाद, भूमि के पश्चात का दूसरा आवश्यक कारक, आवश्यक कारक क्या है? ऑप्शन नंबर है पूंजी, या पूंजी, श्रम, परिवार, और डी नंबर में वितरण। चलिए, उत्पादन के लिए आपको पता है 3 चीजें की आवश्यकता पड़ती है, भूमि, पूंजी, जमीन, पूंजी और श्रम का। तो भूमि के बाद पूछा, भूमि के बाद क्या है? तो भूमि के बाद जो आता है वो दूसरा नंबर पे श्रम, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम। ठीक है, लेबर जिसको बोलते हैं हम लोग। अरे भैया, काम कराने के लिए आपको मजदूर चाहिए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र के में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? अच्छा, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना, होना भारत का लक्ष्य रहा है, रहा है? एक ऑप्शन में है हथियार, हथियार, बी में है पूंजी, सी में है खाद्यान्न, और डी नंबर ऑप्शन में है आवास, आवास। चलिए, आपसे क्या पूछा है कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद लोगों को किस क्षेत्र में, किस फील्ड में सेल्फ डिपेंड होने को कहा गया ज्यादातर? तो आप बोलोगे हथियार, तो हथियार का जरूरत ही नहीं था सर, वहां तो भूखमरी चल रही थी, हथियार क्या करता वहां पे? पूंजी, पूंजी हमारे पास जब जमीन रहेगा, पैसा रहेगा, तब ना हम पूंजी बना पाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। आवास, आवास तो आदमी बाद में देखता है, पहले खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, इसके बाद रहने का व्यवस्था खोजता है। तो जो सबसे मेन कारण, मेन जो चीज थी, जरूरत जो नीड थी, वो थी खाद्यान्न, खाने की, खाने पानी, खाने पीने की चीजें को। क्यों? तो क्या आपको पता है स्वतंत्रता से पहले जो भी किसान जितने भी सारे कृषि करते थे वो तो सब कर के रूप में, लगान के रूप में चुकाते थे, वहां पे अंग्रेजों के पास जाता था। तो सबसे पहले जब आजाद हुआ भारत, तो वो ये शर्त रखा गया कि जो हम लोग को सेल्फ डिपेंड होना है वो किस क्षेत्र में होना है, मतलब खाद्यान्न के क्षेत्र में। पहले खाने पीने की व्यवस्था किया जाए एकदम, उसके बाद ही कुछ उसके बारे में सोचा जाएगा। नेक्स्ट है 39, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिया है? उच्च न्यायालय द्वारा सरकार, सरकार को जारी किया जाने वाला एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? अच्छा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, द्वारा सरकार को, सरकार को, सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, औपचारिक लिखित आदेश, आदेश क्या कहलाता है? क्या ये ज्ञापन कहलाता है? क्या ये रीट कहलाता है? क्या ये कीट कहलाता है? क्या ये एमनेस्टी कहलाता है? एमनेस्टी, एमनेस्टी। ठीक है, तो आप किसी भी भाषा को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ के रखा होगा कि जो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी सरकार को जारी किया गया था एक औपचारिक लिखित आदेश, उसको रीट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है भैया? रीट कहा जाता है। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? अच्छा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू तथा अन्य 8 सदस्य द्वारा, द्वारा सदस्य द्वारा पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा गया था? पहली बार, पहली बार भारत का एक, एक संविधान कब लिखा गया था?
संविधान कब लिखा गया था? ऑप्शन में है 1928, 1920, 1925, 1930। तो आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू तथा अन्य 8 सदस्य जो उसके थे वो पहली बार भारत का संविधान कब लिखे थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1928। मोतीलाल नेहरू और इनके 8 सदस्य मिल करके संविधान को उन्होंने 1928 में ही लिख डाला था, और वो एक नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित भी हुआ था, जो लगभग सभी विद्यार्थियों को ये चीजें पता होगी। तो ये हमारा भाई आज का रहा क्वेश्चन सेशन, ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन का क्लास 9 का एसएसटी सोशल स्टडी जो पेपर था उसका टोटल हमने एक सेट में से 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। मैं कल की क्लास में क्लास 8 का एसएसटी करवाने वाला हूँ, फिर क्लास 9 का साइंस कराऊंगा, क्लास 8 का साइंस कराऊंगा, वापस फिर क्लास 9 का मैथ, फिर क्लास 8 का मैथ। ठीक है, इस तरह से जब तक आपका पेपर खत्म ना हो जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ी सी हरासमेंट हो चुकी है, हम अभी 2-3 दिन बीच में ब्रेक कर दिए थे थोड़ी सी। अभी हमारा फिजिकल, पहले भी बताया कि हम फिजिकल फिट अभी नहीं चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सबों से माफ़ी चाहता हूँ देर के लिए। फिलहाल मैं कोशिश करता रहूँगा कि चीज़ों को सामने लाने का और समय समय पर, ताकि आपको भी समय पर बेहतर इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, गुड नाइट।